नीचे हर्षकालीन संस्कृति और प्रशासन का विस्तृत विवरण। सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में सम्राट की स्थिति अत्यंत सर्वोच्च, केंद्रीय और धार्मिक नैतिक अधिकार से युक्त थी। हर्ष स्वयं को केवल राजनीतिक शासक ही नहीं, बल्कि एक धर्म संरक्षक और प्रजाहितैषी राजा के रूप में प्रस्तुत करता था। उसकी सत्ता का आधार व्यक्तिगत नेतृत्व, कूटनीतिक संबंध, धार्मिक दान तथा सैन्य क्षमता पर आधारित था। हर्ष के काल में राज्य पूरी तरह उसी की व्यक्तिगत शक्ति पर निर्भर था, जिसके कारण उसकी मृत्यु के बाद साम्राज्य त्वरित विघटन की ओर बढ़ गया। सम्राट के रूप में हर्ष की छवि दयालु, न्यायप्रिय और उदार थी, जो नियमित दान उत्सव, तीर्थ समारोह और गरीबों की सहायता जैसी परंपराओं से मजबूत होती थी। उसने अपने आदेशों को नैतिक शक्ति के रूप में लागू किया और जनता में धर्माधारिता और संस्कृति संरक्षण को महत्व दिया। सामंत तथा मंत्री परिषद हर्षकालीन प्रशासन में सामंत प्रणाली का विशेष विस्तार दिखाई देता है। सामंत प्रायः स्थानीय राजवंश, जनपद प्रमुख या क्षेत्रीय अधिकारी होते थे जिन्होंने हर्ष की सर्वोच्चता स्वीकार की। सामंत अपने अपने क्षेत्रों में कर संग्रह, सैन्य सहायता और स्थानीय प्रशासन का दायित्व निभाते थे। बदले में उन्हें भूमि अधिकार, दान, उपाधियां और स्वायत्तता प्राप्त होती थी। सामंत प्रणाली का यह ढांचा साम्राज्य को व्यापक क्षेत्र में स्थिर रखता था, परंतु यह भी सत्य है कि इसी प्रणाली ने हर्ष की मृत्यु के बाद सत्ता को पुनः विखंडित होने दिया। हर्ष की मंत्रिपरिषद विशेष रूप से प्रभावी थी। इसमें मंत्रियों के साथ अमात्य, महाप्रतिहार, महानायक, भौगोलिक तथा विशिष्ट प्रशासनिक अधिकारी शामिल होते थे। मंत्रीगण सम्राट को प्रशासन, सैन्य नीति, दंड व्यवस्था, धार्मिक कार्य और कर संग्रह से संबंधित परामर्श देते थे। मंत्री परिषद के प्रमुख अधिकारी महामात्य कहलाते थे, जो प्रशासनिक तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ था। यह परिषद पूरी तरह सम्राट की इच्छा के अधीन रहती थी, परंतु उसकी नीतियों का निर्माण और कार्यान्वयन व्यावहारिक बुद्धि के अनुसार किया जाता था। प्रशासनिक विभाग तथा पदाधिकारी हर्षकालीन प्रशासन गुप्त परंपरा से प्रभावित था, जिसमें केंद्रीय और स्थानीय प्रशासन के कई स्तर दिखाई देते हैं। प्रशासनिक विभागों में महाप्रतिहार, महासामंत, अमात्य, कायद्वारिक, दत्तक कर्मचारी, पत्तलक, विशप्ति और ग्रामाध्यक्ष प्रमुख पदाधिकारी थे। केंद्रीय स्तर पर मंत्रिपरिषद और राजकीय अधिकारी कर, न्याय, सेना, विदेश नीति, धार्मिक दान और सार्वजनिक कार्यों का प्रबंधन करते थे। प्रांतीय स्तर पर विषय और भुक्ति जैसे विभाग होते थे, जिनके प्रमुख विशप्ति और उपरिक कहलाते थे। इन विभागों के माध्यम से कर संग्रह, कानून व्यवस्था, भूमि व्यवस्था और व्यापार का नियंत्रण सम्राट के निर्देशानुसार चलता था। स्थानीय प्रशासन में ग्राम और नगर स्तर पर ग्रामाध्यक्ष, नगर व्यवस्थापक, महाजन और व्यापारी समुदाय की प्रमुख भूमिका थी। हर्ष ने स्थानीय स्वप्रशासन को बनाए रखा और उसका समर्थन किया, जिससे समाज के विभिन्न वर्ग प्रशासनिक प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित हुए। इस प्रकार हर्ष का प्रशासन केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण दोनों के संतुलन पर आधारित था। दंड विधान हर्षकालीन दंड विधान प्राचीन धर्मशास्त्रीय परंपराओं से प्रभावित था, परंतु हर्ष ने इसके कार्यान्वयन में मानवीय दृष्टिकोण अपनाया। वह गंभीर अपराधों पर कठोर दंड का पक्षधर था, परंतु सामान्य अपराधों में दया और सुधार को प्राथमिकता देता था। हर्षचरित और ह्वेनसांग के विवरण इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि हर्ष जीवन दंड, मृत्युदंड को कम करने का प्रयास करता था और दंड व्यवस्था में नैतिकता और धर्म को प्रमुख मानता था। भूमि चोरी, विद्रोह, हत्या और राजद्रोह जैसे अपराधों पर कठोर दंड दिया जाता था, जबकि व्यापार, कर व्यवस्था और सामाजिक अपराध सामान्य दंड के दायरे में आते थे।
दंड विधान का उद्देश्य प्रशासनिक स्थिरता और राजनैतिक अनुशासन सुनिश्चित करना था। राजस्व हर्ष का राजस्व तंत्र मुख्यतः कृषि आधारित था। भूमिकर राज्य की आय का प्रमुख साधन था, जो भूमि की उपज, योग्यता और वर्ग के आधार पर निश्चित किया जाता था। इसके अतिरिक्त व्यापार से प्राप्त कर, मार्ग कर, बंदरगाह कर, दान संपत्तियां और सामंतों द्वारा दिए जाने वाले नियमित अंशदान भी राजस्व का हिस्सा थे। हर्ष ने बड़े पैमाने पर भूमि दान किया, जिससे धार्मिक संस्थाओं और बौद्ध विहारों को आर्थिक शक्ति मिली। इस दान व्यवस्था ने राज्य पर राजस्व का बोझ बढ़ाया, किंतु इसके बदले सामाजिक संगठनों को शक्ति मिली और संस्कृति का विकास हुआ। राजस्व तंत्र में राज्य अधिकारी, भौगोलिक, कर संग्रहकर्ता और विश्व स्तरीय अधिकारी सम्राट के प्रति उत्तरदायी होते थे। निष्कर्ष, हर्षकालीन संस्कृति और प्रशासन एक ऐसी प्रणाली प्रस्तुत करता है जिसमें व्यक्तिगत नेतृत्व, धार्मिक नैतिकता, सामंत व्यवस्था और प्रशासनिक संतुलन का अनूठा संयोजन है। सम्राट हर्ष ने शक्ति, दया, धर्म और संस्कृति को एकीकृत किया, जबकि सामंत प्रणाली ने राज्य को विस्तृत भूभाग में जोड़े रखा। मंत्री परिषद और प्रशासनिक विभागों ने शासन को प्रभावी रूप से संचालित किया और राजस्व तंत्र ने आर्थिक आधार को स्थिर रखा। हर्ष का प्रशासन न केवल गुप्त परंपरा का उत्तराधिकारी था, बल्कि उसने आने वाले मध्यकालीन प्रशासन की कई विशेषताओं को भी जन्म दिया। नीचे हर्षकालीन सेना, आर्मी का विस्तृत विश्लेषण। हर्षकालीन सेना। हर्षकालीन राज्य व्यवस्था में सेना का स्थान अत्यंत केंद्रीय और निर्णायक था, क्योंकि हर्षवर्धन का संपूर्ण साम्राज्य उसके व्यक्तिगत नेतृत्व, सैन्य शक्ति और विजय अभियानों पर आधारित था। हर्ष का उत्थान स्वयं ही युद्धों और सैन्य संघर्षों के बीच हुआ था, इसलिए उसकी सेना न केवल उसकी राजनीतिक स्थिरता का आधार थी, बल्कि उत्तर भारत के व्यापक भूभाग को एकीकृत रखने का प्रमुख साधन भी। हर्षकालीन सेना संरचना, प्रशिक्षण, सामरिक संगठन और रणनीतिक उपयोग की दृष्टि से गुप्त सेना की परंपरा का उत्तराधिकारी थी, किंतु यह उससे अधिक सक्रिय, गतिशील और व्यापक थी। हर्ष की सेना का मूल आधार उसकी स्थायी सैनिक शक्ति, उसके अधीनस्थ सामंतों की सैन्य सहायता और विभिन्न जनजातीय कुलीन समूहों की युद्ध सहयोग क्षमता थी। वेन्सांग के विवरण में उल्लेख मिलता है कि हर्ष के पास अत्यंत विशाल सेना थी, जिसमें पैदल सैनिक, घुड़सवार, रथ सैनिक और हाथी दस्ता शामिल थे। इनमें से हाथीदल हर्ष की सेना का सबसे प्रभावी और प्रतिष्ठित अंग था। हाथियों का उपयोग आक्रमण, सेना व्यवस्था के टूटने पर पुनर्गठन तथा शत्रु की पंक्तियों को भेदने के लिए किया जाता था। हर्षकालीन सेना के हाथी विशाल, कवचित और प्रशिक्षित होते थे, जिनके साथ अलग दल के सैनिक कार्य करते थे। घुड़सवार सेना हर्षकालीन अभियानों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी। गुप्तोत्तर काल में घुड़सवारी की कला मध्य एशियाई प्रभावों से अत्यंत विकसित हो चुकी थी और हर्ष ने इसे पूर्णतः अपनाया। घुड़सवार सेना का उपयोग त्वरित आक्रमण, सीमांत क्षेत्रों में गश्त और शत्रु की आपूर्ति लाइनों को काटने के लिए किया जाता था। पैदल सेना की संख्या सबसे अधिक थी और यही सेना का आधारिक अंग थी। पैदल सैनिक भाले, धनुष, तलवार, ढाल और हल्के कवच से सुसज्जित रहते थे। उनकी तैनाती अग्रिम पंक्ति, किले रक्षा और घेराबंदी अभियानों में की जाती थी। हर्ष ने अपनी सेना में धार्मिक और नैतिक अनुशासन को भी महत्वपूर्ण माना। वेन्सांग के वर्णन स्पष्ट करते हैं कि हर्ष सैनिकों में युद्ध संयम, अनुशासन और न्यायपूर्ण आचरण पर बल देता था। उसका प्रयास था कि सेना जनता पर अत्याचार न करे और नैतिक राजकीय नियमन में बनी रहे।
हर्ष ने सैनिकों को नियमित अनुदान, भूमि भोग और वेतन प्रदान किए जिससे उनकी निष्ठा सुनिश्चित होती थी। सामंतों द्वारा प्रदान की जाने वाली सैन्य सहायता भी इसी राजनैतिक संरचना पर आधारित थी, जिसमें सामंत अपनी शक्ति के अनुसार सैनिक उपलब्ध कराते थे। सैन्य नेतृत्व में हर्ष सर्वोच्च सेनापति था और बड़े अभियानों का नेतृत्व प्रायः स्वयं करता था। उसके अधीन महासेनापति, नायक और प्रमुख सामंत युद्ध संचालन की जिम्मेदारियां निभाते थे। सेना का संचालन त्वरित आदेश, कूटनीतिक सूझबूझ और सामरिक बोध पर आधारित था। यही कारण था कि हर्ष ने पूर्व, उत्तर और मध्य भारत में लगातार सफल अभियान चलाए, यद्यपि दक्षिण भारत में चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय के विरुद्ध उसे पराजय का सामना करना पड़ा। हर्षकालीन सेना का एक और विशिष्ट तत्व उसका विस्तारित सैन्य प्रभाव क्षेत्र था। नेपाल, कश्मीर और कामरूप जैसे राज्यों पर उसकी सर्वोच्चता सैन्य और कूटनीतिक शक्ति के मिश्रण पर आधारित थी। इन राज्यों ने कभी न कभी हर्ष की सेना की क्षमता का अनुभव किया था और इसी कारण वे उसके साथ मैत्री या अधीनता के संबंधों में जुड़े रहे। हर्ष ने उत्तर भारत में सड़क, मार्ग संरचना और दूत व्यवस्था को विकसित किया, जो उसकी सेना की मोबाइल क्षमता को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुई। सैन्य सामग्री, हथियार और युद्धतकनीक भी विकसित थी। हर्ष की सेना में धनुर्विद्या, घेराबंदी तकनीक और किले आक्रमण की विधियां अच्छी तरह विकसित थी। बड़े अभियानों में जल मार्ग का भी उपयोग किया जाता था और नदी नौकाएं सैनिक परिवहन का माध्यम बनती थी। उसके साम्राज्य की व्यापकता और उसकी प्रभाव सीमा की निरंतरता इस बात का प्रमाण है कि उसका सैन्य तंत्र समय की आवश्यकताओं के अनुरूप संगठित और सक्षम था। निष्कर्ष, हर्षकालीन सेना एक ऐसे प्रशासन का आधार थी जिसकी नींव राजनीतिक एकीकरण, धार्मिक नैतिकता और सैन्य अनुशासन पर टिकी थी। हाथीदल की शक्ति, घुड़सवारों की गति, पैदल सैनिकों की संख्या, सामंतों की सैन्य सहायता और सम्राट हर्ष का युद्ध नेतृत्व, इन सभी तत्वों ने मिलकर उसके साम्राज्य को उत्तर भारत का प्रमुख शक्ति केंद्र बनाया। हर्ष की मृत्यु के बाद सेना का यह अनुशासन और सामरिक ढांचा ढहने लगा, जिससे स्पष्ट होता है कि उसका साम्राज्य व्यक्तिगत नेतृत्व और शक्तिशाली सैन्य संरचना दोनों पर आधारित था। नीचे हर्षकालीन धर्म तथा धार्मिक जीवन का विस्तृत विश्लेषण। नीचे हर्षकालीन धर्म तथा धार्मिक जीवन का विस्तृत विश्लेषण। धर्म तथा धार्मिक जीवन। हर्षकालीन युग का धार्मिक जीवन अत्यंत बहुलतावादी, उदार और सांस्कृतिक सामंजस्यकारी था। हर्षवर्धन स्वयं धार्मिक दृष्टि से एक ऐसा शासक था जो किसी एक संप्रदाय का कठोर अनुयायी नहीं, बल्कि हिंदू, बौद्ध, जैन परंपराओं का समान रूप से सम्मान करने वाला समन्वयवादी राजा था। उसकी धार्मिक नीति का मूल आधार यह था कि राज्य की एकता और सामाजिक सामंजस्य धर्मगत स्वतंत्रता और परस्पर सम्मान से ही संभव है। इसी कारण हर्षकालीन समाज में धार्मिक जीवन विविध विश्वासों, पूजा पद्धतियों और तत्ववैज्ञानिक धाराओं के मिश्रण से निर्मित हुआ। हर्ष अपने प्रारंभिक जीवन में शैव परंपरा से जुड़ा हुआ था, क्योंकि थानेश्वर का श्रीकंठ महादेव उसके राज्य का प्रमुख धार्मिक केंद्र था। परंतु समय के साथ उसके विचार अधिक बौद्ध प्रवण होते गए। हर्ष ने बौद्ध धर्म, विशेषकर महायान परंपरा को राजकीय संरक्षण दिया और अनेक बौद्ध विहारों तथा संघों को दान प्रदान किया। चीनी यात्री वेनसांग के विवरण बताते हैं कि हर्ष स्वयं बौद्ध शिक्षाओं से अत्यधिक प्रभावित था और उसने कई धार्मिक सभाएं आयोजित कर बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को लोकप्रिय बनाया। हर्षकालीन धार्मिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आयाम उसकी दान परंपरा में दिखाई देता है।
हर्ष ने प्रयाग में आयोजित होने वाला महादान उत्सव एक राजकीय संस्था के रूप में विकसित किया। इस उत्सव में वह अपनी संपत्ति, धन, वस्त्र, सोना, पशु, भोजन तथा राज्य के अर्जित धन का अधिकांश भाग जनसाधारण, साधु संतों और धार्मिक संस्थाओं को दान कर देता था। यह दान उत्सव केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि राज्य और समाज के बीच विश्वास एवं सद्भाव की भावना को स्थापित करने का साधन भी था। धार्मिक जीवन में हिंदू धर्म के विभिन्न संप्रदायों की समान उपस्थिति थी। शैव, वैष्णव, शक्ति और गणपत्य परंपराएं समाज में प्रचलित थी। मंदिरों में नियमित पूजा, यज्ञ और लोकधार्मिक अनुष्ठान आम बात थी। ग्रामीण और शहरी जनजीवन में धर्म सामाजिक व्यवस्थाओं और आचार संहिताओं से जुड़ा हुआ था। इसी प्रकार जैन धर्म भी उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में सक्रिय था और हर्षकालीन अभिलेखों में जैन साधुओं को दिए गए भूमिदान का उल्लेख मिलता है। बौद्ध धर्म विशेष रूप से सांस्कृतिक प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका था। महायान संप्रदाय के भिक्षुओं ने धर्म प्रचार, अध्यापन, साहित्य सृजन और विहार निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हर्ष ने कनौज महासभा के रूप में बौद्ध ज्ञान चर्चा को राजकीय संरक्षण दिया, जहां देश विदेश के विद्वान एकत्र होकर धर्म और दर्शन पर विचार करते थे। यह सभा केवल धार्मिक संवाद नहीं थी, बल्कि एक बौद्धिक और सांस्कृतिक मंच भी थी, जिसने हर्षकालीन संस्कृति की उदारता और वैचारिक स्वतंत्रता को प्रमाणित किया। हर्षकालीन धार्मिक जीवन का एक विशिष्ट पहलू यह था कि धर्म केवल पूजा पद्धति तक सीमित नहीं था, बल्कि सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों, शिक्षा, कला, साहित्य, वास्तुकला, चिकित्सा, न्याय और नैतिक आचरण पर उसका गहरा प्रभाव था। धर्म के कारण समाज में नैतिकता, सहिष्णुता, दान, परोपकार और संयम का वातावरण बना रहता था। हर्ष स्वयं भी इन सिद्धांतों को अपनी नीतियों में लागू करता था और धार्मिक सहिष्णुता को शासन का मूल तत्व मानता था। धर्म संरक्षण के साथ साथ हर्ष ने धार्मिक संस्थाओं की आर्थिक आधार रचना को मजबूत किया। भूमि दान, कर छूट और विहारों तथा मंदिरों की देखरेख के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति हर्षकालीन धार्मिक प्रशासन की महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। इससे धार्मिक संस्थाएं केवल आध्यात्मिक केंद्र नहीं रहीं, बल्कि शिक्षा, साहित्य, चिकित्सा और सामाजिक सेवा के बड़े केंद्र बन गईं। निष्कर्ष, हर्षकालीन धर्म और धार्मिक जीवन एक ऐसे युग का परिचय देते हैं जहां सहिष्णुता, धार्मिक स्वतंत्रता और समन्वयवाद राज्य और समाज दोनों में समान रूप से स्थापित थे। हर्ष ने हिंदू और बौद्ध परंपराओं को समान रूप से संरक्षण देकर धार्मिक उदारता का उदाहरण प्रस्तुत किया। उसकी दान परंपरा, बौद्ध महासभाएं, मंदिर विहार संरक्षण और धर्म के प्रति उसकी नैतिक दृष्टि इस युग को भारतीय इतिहास में एक विशिष्ट और संस्कारपूर्ण अध्याय बनाती हैं। नीचे हर्षकालीन सामाजिक जीवन का विस्तृत सामाजिक जीवन। हर्षकालीन काल का सामाजिक जीवन प्राचीन भारतीय परंपरा के गहरे प्रभाव के साथ साथ गुप्तोत्तर राजनीतिक परिवर्तनों से भी निर्मित हुआ था। इस युग का समाज मूलतः वर्ण व्यवस्था, परिवार संरचना, धर्म नैतिकता और सांस्कृतिक आचार के आधार पर संचालित होता था। हर्षवर्धन की नीतियों और उसके शासन स्वभाव ने समाज में सहिष्णुता, दान और सांस्कृतिक मेलमिलाप की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया, जिससे सामाजिक जीवन अपेक्षाकृत स्थिर और संतुलित बना। समाज में धर्म, साहित्य, शिक्षा, व्यापार, उत्सव और पारिवारिक परंपराएं मिलकर एक जीवंत वातावरण का निर्माण करती थी। हर्षकालीन समाज में वर्ण व्यवस्था औपचारिक रूप से विद्यमान थी, परंतु यह पूर्ववर्ती काल की तुलना में अधिक लचीली दिखाई देती है। ब्राह्मण वर्ग धार्मिक, बौद्धिक और शैक्षिक कार्यों में अग्रणी था।
हर्ष द्वारा मंदिरों और विहारों को जमीन का दान ब्राह्मणों और भिक्षुओं दोनों को आर्थिक और सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान करता था। क्षत्रिय वर्ग राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व में प्रमुख भूमिका निभाता था। हर्ष स्वयं क्षत्रिय परंपरा से जुड़ा हुआ माना जाता था और उसके शासन में क्षत्रिय वर्ग की प्रतिष्ठा बनी रही। वैश्य समाज व्यापार, कृषि, वाणिज्य और वित्त व्यवस्था का मुख्य आधार था। इस वर्ग का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण था क्योंकि हर्ष की अर्थव्यवस्था बौद्धिक और धार्मिक दान के साथ साथ व्यापार करों और उत्पादन पर आधारित थी। शूद्र वर्ग कृषि और हस्तकला के कार्यों में संलग्न था और समाज की उत्पादन व्यवस्था में इसकी केंद्रीय भूमिका बनी रही। परिवार प्रणाली हर्षकालीन समाज की सबसे मजबूत इकाई थी। संयुक्त परिवार व्यवस्था प्रचलित थी, जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते और उत्पादन, संपत्ति तथा धार्मिक कर्तव्यों को साझा करते थे। परिवार में वरिष्ठ व्यक्ति का अधिकार सर्वोच्च होता था और सामाजिक अनुशासन धार्मिक नैतिक नियमों द्वारा नियंत्रित था। विवाह संस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संस्कार था। विवाह सामान्यतः वर्ण अनुरूप माने जाते थे और स्त्रियों की सामाजिक प्रतिष्ठा परिवार की संरचना से गहराई से जुड़ी रहती थी। स्त्रियों की स्थिति हर्षकालीन समाज में सम्मानजनक थी, परंतु वह पूर्णतः स्वतंत्र नहीं थी। स्त्रियों की शिक्षा कुछ विशिष्ट परिवारों में उपलब्ध थी और साहित्य में विदुषियों का उल्लेख भी मिलता है, परंतु अधिकांश स्त्रियां घरेलू कार्य, धर्म की देखभाल और परिवार की नैतिक जिम्मेदारी संभालती थी। हर्षचरित और नाटकों में स्त्री चरित्रों को सौम्य, सांस्कृतिक और धार्मिक रूप में चित्रित किया गया है। राज्यश्री जैसी स्त्रियां उस समय की उच्चवर्गीय स्त्री प्रतिष्ठा की प्रतीक थी। सामाजिक जीवन में धार्मिक बहुलता का विशेष योगदान दिखाई देता है। हिंदू, बौद्ध और जैन समुदायों का शांतिपूर्ण सहअस्तित्व समाज में नैतिकता और धार्मिक सहिष्णुता का वातावरण पैदा करता था। सामाजिक रीति रिवाजों में शैव, वैष्णव और बौद्ध परंपराओं के चिन्ह दिखाई देते थे। यज्ञ, पूजा, दान, व्रत और लोकोत्सव समाज की दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा थे। बौद्ध विहारों में शिक्षा, धर्म चर्चा और चिकित्सा की व्यवस्था सामान्य लोगों को लाभ पहुंचाती थी। सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण तत्व अर्थ व्यवस्था और व्यवसाय से भी जुड़ा था। किसानों, कारीगरों, व्यापारियों और पशुपालकों की भूमिकाओं के साथ ही नगरों में व्यापारी समुदाय का प्रभाव बढ़ रहा था। हर्षकालीन व्यापार में आंतरिक विनिमय के साथ साथ कुछ बाहरी संपर्क भी रहते थे, जिसने नगरों के विकास और सामाजिक स्तरों में परिवर्तन को प्रोत्साहित किया। सामाजिक आचार संहिता धर्म और नैतिकता पर आधारित थी। दया, दान, सत्य, धर्म, संयम और आतिथ्य को सामाजिक गुण माना जाता था। हर्ष द्वारा प्रयाग में आयोजित दान उत्सवों ने समाज में दानशीलता और परोपकार की भावना को और मजबूत किया। यह दान परंपरा केवल धार्मिक कर्तव्य नहीं थी, बल्कि राज समाज संबंधों की स्थिरता का साधन भी थी। धार्मिक संस्थाएं समाज में शिक्षा, चिकित्सा और सेवा के कार्यों द्वारा सामाजिक जीवन को स्थिर और संगठित बनाती थी। निष्कर्ष, हर्षकालीन सामाजिक जीवन विविधता, सहिष्णुता और सांस्कृतिक परंपराओं के समन्वय से निर्मित था। इस काल का समाज धार्मिक रूप से उदार, आर्थिक रूप से कृषि केंद्रित और सामाजिक रूप से परंपरागत मूल्यों पर आधारित था। परिवार व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, धार्मिक आचरण और दान संस्कृति ने समाज को स्थिरता प्रदान की, जबकि हर्ष का व्यक्तिगत नेतृत्व सामाजिक सद्भावना और सांस्कृतिक उत्कर्ष को दिशा देता रहा। यह युग प्राचीन मूल्यों और प्रारंभिक मध्यकालीन परिवर्तनों का संगम था, जिसने भारत के सामाजिक इतिहास में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त किया। नीचे हर्षकालीन आर्थिक दशा का विस्तृत विश्लेषण।
आर्थिक दशा हर्षकालीन भारत की आर्थिक स्थिति मुख्यतः कृषि केंद्रित, भूमि आधारित और दाता परंपरा द्वारा प्रभावित थी। यह काल गुप्त साम्राज्य की उन्नत आर्थिक संरचना की परंपरा को आगे बढ़ाता है, परंतु उसी के साथ यह गुप्तोत्तर विघटन और सामंतवाद की ओर बढ़ते संक्रमण का भी संकेत देता है। हर्ष की अर्थव्यवस्था में कृषि, कर व्यवस्था, व्यापार, भूमिदान, हस्तकला और धार्मिक सांस्कृतिक संस्थाओं की आर्थिक भूमिका का विशिष्ट संतुलन दिखाई देता है। सम्राट हर्षवर्धन ने आर्थिक जीवन को धार्मिक उदारता, सामाजिक कल्याण और राज्य के प्रशासनिक ढांचे के अनुरूप ढालने का प्रयास किया। हर्षकालीन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि थी। अधिकांश लोग कृषि कार्य से जुड़े थे और उत्पादन समाज की आधारभूत जरूरतों को पूरा करता था। भूमि का स्वामित्व राज्य, सामंतों, कृषकों और धार्मिक संस्थाओं में विभाजित था। उपज पर कर लिया जाता था, जो राजस्व की सबसे बड़ी आय थी। सिंचाई के साधन स्थानीय स्तर पर विकसित थे और कई क्षेत्रों में प्राकृतिक वर्षा पर निर्भरता बनी हुई थी। कृषि प्रणाली में धान, गेहूं, जौ, तिलहन, गन्ना और मसालों का उत्पादन प्रमुख था। पशुपालन भी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा था। व्यापार का स्थान हर्षकालीन आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण था। आंतरिक व्यापार में कई नगर, कनौज, थानेश्वर, प्रयाग, मगध, कौसल, कश्मीर और बंग व्यापारिक केंद्रों के रूप में प्रसिद्ध थे। इन नगरों में व्यापारी समुदाय की गतिविधियां, बाजारों का संचालन और मार्ग संरचना आर्थिक समृद्धि के सूचक थे। अंतरक्षेत्रीय व्यापार में कपड़ा, धातु, अनाज, नमक, मसाले, हाथीदांत, औषधियां और लकड़ी जैसी वस्तुओं का लेनदेन होता था। बाहरी व्यापार सीमित था, परंतु नेपाल, तिब्बत, मध्य एशिया और बौद्ध क्षेत्रों से सांस्कृतिक और सामरिक संपर्क व्यापार को भी प्रोत्साहित करते थे। हर्षकालीन अर्थव्यवस्था की विशेषता उसकी दान व्यवस्था थी। हर्ष ने बड़े पैमाने पर भूमि और धन का दान किया, जिससे धार्मिक संस्थाओं, बौद्ध विहारों, मंदिरों और ब्राह्मण समुदायों के पास विशाल आर्थिक संसाधन गए। भूमिदान की यह नीति धार्मिक संस्थाओं को आर्थिक रूप से शक्तिशाली बनाती थी, परंतु इससे राज्य के प्रत्यक्ष राजस्व में कमी भी आती थी। इस स्थिति ने सामंतवाद की जड़ों को कुछ मजबूत किया, क्योंकि धार्मिक संस्थाएं और भूमिभोगी अधिकारी स्थानीय प्रशासन पर प्रभाव जमाने लगे। फिर भी हर्ष की दृष्टि में यह दानव्यवस्था सामाजिक और धार्मिक कल्याण का माध्यम थी और उसने इसे राज्य की नीति के रूप में अपनाया। कर व्यवस्था हर्षकालीन अर्थव्यवस्था का केंद्रीय तत्व थी। भूमिकर के साथ साथ परिवहन कर, मार्ग कर, जलाकर, पशुकर और बाजार कर जैसे कई कर निर्धारित थे। कर संग्रह की जिम्मेदारी स्थानीय अधिकारियों और सामंतों के माध्यम से पूरी की जाती थी। कर व्यवस्था में कुछ स्थानों पर शोषण भी देखा गया, परंतु हर्ष की नीतियां सामान्यतः न्यायसंगत मानी गई। राजस्व का एक बड़ा भाग धार्मिक कार्यों, सार्वजनिक निर्माण और सेना पर व्यय किया जाता था। हस्तकला और शिल्प भी अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा थे। धातुकला, वस्त्र निर्माण, मिट्टी के बर्तन, आभूषण निर्माण, लकड़ी शिल्प और पत्थरकला हर्षकालीन समाज में व्यापक रूप से विकसित थी। बौद्ध विहारों और मंदिरों के निर्माण के कारण वास्तुकला, चित्रकला और मूर्तिकला के शिल्पकेंद्र भी आर्थिक गतिविधि के महत्वपूर्ण भाग थे। हर्षकालीन अर्थव्यवस्था की एक विशिष्ट विशेषता उसकी कल्याणपरकता थी। हर्ष ने गरीबों, साधुओं, यात्रियों और दुखियों की सहायता के लिए कई व्यवस्थाएं बनाईं। उसके धार्मिक उत्सव, जनदान, स्नान पर्व और राजकीय आयोजन न केवल धार्मिक समारोह थे, बल्कि समाज में आर्थिक संसाधनों के पुनर्वितरण का माध्यम भी थे। हर्ष एक न्यायप्रिय और प्रजाहितैषी शासक था,
जो राज्य की संपत्ति को प्रजा के हित में लगाना नैतिक कर्तव्य मानता था। निष्कर्ष, हर्षकालीन आर्थिक दशा कृषि प्रधान, दान प्रभावित और सामंतवादी प्रवृत्तियों से युक्त थी। व्यापार और शिल्पों ने नगर अर्थव्यवस्था को सक्रिय रखा, जबकि कर व्यवस्था राज्य के लिए वित्तीय आधार प्रदान करती थी। भूमिदान और धार्मिक संस्थाओं की संपन्नता ने इस युग को सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध बनाया, परंतु यही व्यवस्था राज्य के वित्तीय केंद्रीकरण को भी कमजोर बनाती थी। इन विविध तत्वों का समन्वय हर्षकालीन अर्थव्यवस्था को एक विशिष्ट और परिवर्तनशील रूप देता है, जो गुप्त काल की विरासत और मध्यकालीन अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक संकेत दोनों को समाहित करता है। नीचे हर्षकालीन शिक्षा और साहित्य का विस्तृत विश्लेषणात्मक। शिक्षा हर्षकालीन युग में शिक्षा का स्वरूप गुप्तकालीन परंपरा की निरंतरता के साथ साथ बौद्ध महायान धारा के विस्तार से प्रभावित था। इस समय शिक्षा की संस्थाएं मुख्यतः विहारों, मंदिरों, गुरुकुलों और कुछ नगरों में स्थित महाविद्यालयों के माध्यम से संचालित होती थी। शिक्षा की यह संरचना धार्मिक और लौकिक दोनों प्रकार के ज्ञान को समाहित करती थी। बौद्ध विहारों में धर्मशास्त्र, तर्कशास्त्र, दर्शन, चिकित्सा, व्याकरण, इतिहास और राजनीति का अध्ययन किया जाता था, जबकि हिंदू गुरुकुलों में वेद, वेदांग, पुराण, स्मृति, धर्मशास्त्र और कला विज्ञान की शिक्षा उपलब्ध थी। हर्षकालीन शिक्षा की सबसे उल्लेखनीय विशेषता उसकी विद्वत परंपरा थी। हर्ष स्वयं उच्चकोटि का विद्वान था और उसने राज्य में शिक्षा तथा विद्या संस्थाओं के संरक्षण को राजकीय नीति के रूप में अपनाया। बौद्ध भिक्षुओं को दान, शिक्षकों के लिए भूमि अनुदान और विद्वानों का आदर, ये सभी उपाय शिक्षा के विकास को प्रोत्साहित करते थे। ह्वेनसांग ने अपने विवरणों में उल्लेख किया है कि हर्ष के शासन में विद्वानों को सम्मान, आश्रय और आर्थिक सहायता मिलती थी। भारत के विभिन्न हिस्सों से शिष्य और विद्वान कनौज, थानेश्वर, नालंदा तथा कश्मीर जैसे केंद्रों की ओर आकर्षित होते थे। नालंदा इस युग में अपनी उत्कृष्टता के चरम पर था। नालंदा विश्वविद्यालय न केवल भारत का बल्कि संपूर्ण एशिया का एक प्रमुख बौद्ध शिक्षा केंद्र था। यहाँ तर्कशास्त्र, धर्म, चिकित्सा, भाषाशास्त्र, खगोल, गणित और दर्शन के अनेक विद्यालय विकसित थे। हर्ष ने नालंदा को दान, सुरक्षा और राजकीय संरक्षण प्रदान किया, जिससे उसकी प्रतिष्ठा और अधिक बढ़ी। नालंदा भारतीय शिक्षा की अंतर्राष्ट्रीय धारा का प्रतिनिधि था और ह्वेनसांग स्वयं भी यहाँ अध्ययनरत था। सामान्य शिक्षा का प्रसार समाज में नैतिकता और धार्मिक अनुशासन को मजबूत करता था। स्त्रियों की शिक्षा सीमित थी, परंतु उच्च कुलों और धार्मिक परिवारों में स्त्रियों को साहित्यिक शिक्षण प्राप्त होता था। शिक्षण की मौखिक परंपरा अभी भी प्रचलित थी और गुरुकुलों में शिष्य गुरु संबंध शिक्षा की मूल इकाई माना जाता था। शिक्षा का उद्देश्य मानव चरित्र का निर्माण, धर्म पालन, सामाजिक विधान का ज्ञान और राज्य के प्रति निष्ठा को विकसित करना था। साहित्य हर्षकालीन साहित्य एक विस्तृत, जीवंत और बहुरंगी साहित्यिक संसार प्रस्तुत करता है। यह युग संस्कृत साहित्य के पुनरुत्थान के रूप में जाना जाता है, जिसमें कविता, नाटक, चरित्र साहित्य, दार्शनिक ग्रंथ और यात्रा वृत्तांतों की उल्लेखनीय रचना हुई। इस काल की साहित्यिक धारा का प्रमुख केंद्र राजदरबार, विहार, गुरुकुल और विद्वत सभाएं थी। हर्ष स्वयं एक विद्वान साहित्यकार था। उसके द्वारा रचित नाटक, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद उसकी साहित्यिक क्षमता और सांस्कृतिक दृष्टि को स्पष्ट करते हैं। रत्नावली और प्रियदर्शिका श्रृंगार प्रधान नाटक हैं, जिनमें प्रेम, राजनीति और दया के भावों का सुंदर संयोजन है। नागानंद एक दार्शनिक धार्मिक नाटक है, जिसमें करुणा,
त्याग और बौद्ध नैतिकता की गूंज मिलती है। इन नाटकों ने हर्ष को एक साहित्यिक सम्राट के रूप में स्थापित किया। इस युग का सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक ग्रंथ हर्षचरित है, जिसे बाणभट्ट ने लिखा। हर्षचरित एक आख्यानात्मक चरित काव्य है, जिसमें हर्ष के परिवार, राज्य, सामाजिक जीवन और राजनीतिक घटनाओं का सजीव वर्णन मिलता है। बाणभट्ट की भाषा अलंकार संपन्न, विविधतापूर्ण और अत्यंत प्रभावशाली है। हर्षचरित केवल ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं, बल्कि संस्कृत साहित्य का श्रेष्ठ उदाहरण भी है। दार्शनिक और धार्मिक साहित्य की भी इस युग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। बौद्ध भिक्षुओं ने महायान सिद्धांतों, धर्म चर्चाओं और समाज संस्कृति पर आधारित कई ग्रंथों की रचना की। जैन साहित्य भी उत्तर भारत में सक्रिय था। इसी प्रकार व्याकरण, ज्योतिष, चिकित्सा और नीतिशास्त्र के ग्रंथों का अध्ययन और लेखन जारी रहा। वेनसांग के यात्रा वृत्तांत इस काल के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जीवन का अमूल्य स्रोत बन गए। साहित्य के प्रसार में धार्मिक संस्थाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। विहारों और मंदिरों में पुस्तकालय, लेखन कक्ष और अध्ययन मंडप स्थापित किए जाते थे। राज दरबार में विद्वानों का सम्मान होता था और कई विद्वान राजा के संरक्षण में रहते थे। साहित्य का उपयोग केवल मनोरंजन या ज्ञान के लिए ही नहीं, बल्कि सामाजिक शिक्षा, नैतिकता और राजनीतिक संदेशों के लिए भी किया जाता था। निष्कर्ष: हर्षकालीन शिक्षा और साहित्य भारतीय संस्कृति के विकास का उज्ज्वल अध्याय प्रस्तुत करते हैं। शिक्षा धार्मिक और लौकिक दोनों क्षेत्रों में विस्तृत थी और नालंदा जैसे संस्थानों ने भारत को विश्वस्तरीय प्रतिष्ठा दिलाई। साहित्य के क्षेत्र में हर्ष की व्यक्तिगत भूमिका, बाणभट्ट की अद्वितीय कृति तथा बौद्ध हिंदू परंपराओं की विद्वत धारा ने इस युग को एक विशिष्ट सांस्कृतिक उन्नति का काल बना दिया। शिक्षा और साहित्य के इस सुविकसित वातावरण ने हर्षकालीन भारत को बौद्धिक, नैतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध बनाया। नीचे हर्ष का मूल्यांकन उसी शैली में प्रस्तुत है। हर्ष का मूल्यांकन: हर्षवर्धन का मूल्यांकन भारतीय इतिहास में एक ऐसे युग निर्माणकर्ता शासक के रूप में किया जाता है, जिसने गुप्तोत्तर राजनीतिक विघटन के बाद उत्तर भारत को पुनः एक स्थिर, संगठित और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध रूप देने का प्रयास किया। हर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि उसने उस समय की टूटती राजनीतिक संरचना को संभालकर एक व्यापक साम्राज्य का निर्माण किया। जटिल परिस्थितियों में उसका उदय, राज्यवर्धन की मृत्यु और राज्यश्री की दुर्दशा ने उसे राजनीति के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। उसने इन चुनौतियों का सामना करते हुए उत्तर भारत में एक दीर्घकालीन शांति और सामरिक स्थिरता स्थापित की। उसके नेतृत्व ने वर्धन साम्राज्य को उत्तर भारतीय शक्ति का मुख्य केंद्र बना दिया। हर्ष की राजनीतिक क्षमता का मूल्यांकन उसकी कूटनीति, सैन्य कौशल और सामंत प्रणाली के प्रबंधन से किया जाता है। उसने मौखरी वंश के साथ कूटनीतिक गठबंधन बनाए रखा, कामरूप के भास्करवर्मन से मैत्री कायम की और नेपाल तथा कश्मीर के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए। उसकी सैन्य अभियानों ने पूर्व, उत्तर और मध्य भारत में वर्धन सत्ता का विस्तार सुनिश्चित किया। हालांकि दक्षिण में पुलकेशिन द्वितीय से मिली पराजय ने उसके साम्राज्य की सीमाएं निश्चित कर दीं। यह सत्य है कि हर्ष का साम्राज्य गुप्त स्तर की विशालता तक नहीं पहुंच सका, परंतु उसके शासन ने गुप्तोत्तर भारत में शक्ति संतुलन की नई धारा को जन्म दिया। हर्ष का मूल्यांकन उसके प्रशासनिक कौशल के आधार पर भी उत्कृष्ट माना जाता है। उसका प्रशासन गुप्त परंपरा का उत्तराधिकारी था, परंतु उसने इसे अधिक मानवीय, नैतिक और उदार स्वरूप दिया। राज्य के विभिन्न विभाग सुव्यवस्थित थे, मंत्रिपरिषद सक्रिय थी
सामंत व्यवस्था सम्राट की सर्वोच्चता मानती थी और प्रशासन में दया तथा न्याय की प्रधानता थी। हर्ष ने दंड विधान को कठोरता के बजाय सुधार और नैतिकता से जोड़ने का प्रयास किया। वह जनता की आवश्यकताओं को समझने वाला, दानशील और सौम्य शासक था, जिसने सामाजिक सेवा को शासन का एक अनिवार्य अंग बनाया। सांस्कृतिक दृष्टि से हर्ष का महत्व और भी अधिक है। वह स्वयं एक विद्वान, कवि और नाटककार था। उसके द्वारा रचित रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद संस्कृत साहित्य की मूल्यवान कृतियां हैं। हर्ष का दरबार विद्वानों से भरा रहता था और बाणभट्ट जैसे महान लेखक उसके आश्रय में फले फूले। उसने ज्ञान, शिक्षा, साहित्य और कला को राज्य की प्रतिष्ठा का आधार बनाया। बौद्ध धर्म के प्रति उसकी श्रद्धा, दान परंपरा, धार्मिक सभाएं और प्रयाग के महादान उत्सव उसकी सांस्कृतिक चेतना का उत्कृष्ट प्रमाण है। उसने धर्म को राजनीति का साधन नहीं बनाया, बल्कि समाज संस्कृति के विकास का माध्यम माना। हर्षकालीन धर्म की दृष्टि से वह समन्वयवाद का प्रतीक था। हर्ष ने हिंदू, बौद्ध और जैन परंपराओं का सम्मान किया और धार्मिक सहिष्णुता को शासन का मूल सिद्धांत बनाया। उसने बौद्ध विहारों और हिंदू मंदिरों दोनों को दान देकर धार्मिक जीवन को संतुलन प्रदान किया। यह उदार धार्मिक नीति उसके शासन की दीर्घकालीन स्थिरता के प्रमुख आधारों में से एक थी। फिर भी हर्ष का मूल्यांकन करते समय उसकी सीमाएं भी स्पष्ट दिखाई देती हैं। उसका साम्राज्य व्यक्तिगत नेतृत्व पर आधारित था, जिसमें कोई मजबूत केंद्रीकृत राजनीतिक संस्था विकसित नहीं हो सकी। उसकी मृत्यु के बाद साम्राज्य तत्काल विकसित हो गया, जिससे यह संकेत मिलता है कि हर्ष अपने बाद एक स्थायी राजनीतिक ढांचा छोड़ने में सफल नहीं रहा। दक्षिण भारत में उसकी विफलता यह दर्शाती है कि उसकी शक्ति क्षेत्रीय सीमा में बंधी हुई थी। सामंत प्रणाली का अत्यधिक विस्तार आगे चलकर विखंडन को और बढ़ाने वाला सिद्ध हुआ। इन सीमाओं के बावजूद हर्ष का इतिहास में स्थान असाधारण है। वह एक ऐसा शासक था जिसने विघटन के समय में शक्ति, दया, धर्म, संस्कृति और कूटनीति का संतुलन प्रस्तुत किया। उसके शासन में उत्तर भारत ने राजनीतिक स्थिरता, सांस्कृतिक उन्नति और सामाजिक समन्वय का नया युग देखा। उसकी बहुआयामी भूमिका, शासक, सेनानायक, दार्शनिक, दानी, साहित्यकार और संस्कृति संरक्षक, उसे भारतीय इतिहास में एक बहुआयामी आदर्श शासक बनाती है। निष्कर्ष हर्ष का मूल्यांकन इस रूप में किया जाता है कि वह गुप्तोत्तर संक्रमणकाल को एक संगठित, रचनात्मक और सांस्कृतिक रूप से उन्नत युग में बदलने वाला शासक था। उसकी नीतियों ने उत्तर भारत को पुनर्जीवित किया और भारतीय समाज, संस्कृति तथा राजनीति को नई दिशा दी। यद्यपि उसका साम्राज्य स्थायी रूप से नहीं टिक सका, परंतु उसकी उपलब्धियां और उसकी सांस्कृतिक विरासत भारतीय इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में अमर हो गईं। नीचे ह्वेनसांग एक्सुआनजुआंग की भारत यात्रा का विस्तृत विश्लेषणात्मक विवरण। ह्वेनसांग की भारत यात्रा चीनी बौद्ध भिक्षु ह्वेनसांग की भारत यात्रा समूचे एशिया के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण यात्राओं में से एक मानी जाती है। उसका भारत आगमन न केवल धार्मिक उद्देश्य से प्रेरित था, बल्कि सांस्कृतिक, बौद्धिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण था। ह्वेनसांग का भारत आगमन हर्षवर्धन के शासनकाल में हुआ और उसने भारत का भ्रमण लगभग 17 वर्षों तक किया। उसकी यात्रा ने न केवल बौद्ध धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझने में सहायता की, बल्कि 7वीं शताब्दी के भारत की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थिति का सजीव वर्णन भी प्रस्तुत किया। ह्वेनसांग ने चीन में बौद्ध धर्म का अध्ययन करते समय पाया कि उसके देश में उपलब्ध बौद्ध ग्रंथ पूर्ण नहीं थे और उनमें कई विसंगतियां थीं।
इसी कारण उसने भारत को बौद्ध धर्म का मूल स्रोत मानकर यहाँ आने का निश्चय किया। यद्यपि चीन का तत्कालीन तांग सम्राट सीमा से बाहर जाने की अनुमति नहीं देता था, फिर भी ह्वेनसांग ने साहसपूर्वक गुप्त रूप से भारत की ओर प्रस्थान किया। उसने मध्य एशिया की कठिन मार्ग श्रृंखला पार की, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, रेगिस्तान और दुर्गम घाटियों को पार करते हुए भारत की सीमा में प्रवेश किया। यह यात्रा उसके दृढ़ निश्चय और आध्यात्मिक उत्साह का परिचय देती है। भारत पहुंचने पर ह्वेनसांग ने सबसे पहले उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के अनेक प्राचीन बौद्ध केंद्रों में अध्ययन किया। उसने गंधार, पंजाब, कश्मीर और फिर मध्य भारत के विभिन्न धार्मिक स्थलों की यात्रा की। उसके लेखन से पता चलता है कि इस काल में भारतीय धार्मिक जीवन, विशेषकर बौद्ध धर्म, अनेक शाखाओं, मतों और संप्रदायों में विभाजित था। ह्वेनसांग ने इन सभी संप्रदायों का सूक्ष्म अध्ययन किया और बौद्ध दर्शन के महायान और हीनयान दोनों रूपों का विश्लेषण किया। भारत में उसके अध्ययन का चरम बिंदु था नालंदा विश्वविद्यालय, जो उस समय विश्व का सबसे प्रतिष्ठित बौद्ध शिक्षा केंद्र था। ह्वेनसांग ने नालंदा में वर्षों तक अध्ययन किया और उसे बौद्ध शिक्षण की सर्वोच्च परंपरा का केंद्र बताया। ह्वेनसांग और हर्षवर्धन का संपर्क भारतीय इतिहास की एक विशेष घटना है। जब हर्ष को ह्वेनसांग के आगमन का पता चला, तो उसने उसे राजकीय सम्मान दिया और उसे अपने दरबार में आमंत्रित किया। ह्वेनसांग ने हर्ष की राजनीतिक क्षमता, धार्मिक उदारता, दान परंपरा और उसके विशाल साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक वर्णन किया। उसने हर्ष को एक न्यायप्रिय, दयालु और सांस्कृतिक चेतना से युक्त शासक बताया। हर्ष की प्रयाग सभा में भाग लेकर ह्वेनसांग ने देखा कि यह दानोत्सव न केवल धार्मिक समारोह था, बल्कि राज समाज संबंधों को मजबूत करने का साधन भी। उसने लिखा कि हर्ष प्रत्येक 5 वर्ष बाद यह भव्य समारोह आयोजित करता था और अपनी संपत्ति का अधिकांश भाग दान कर देता था। ह्वेनसांग ने भारत के विभिन्न प्रांतों की यात्रा करते हुए उनकी भौगोलिक स्थिति, जनजीवन, धार्मिक परंपराएं, शिक्षा, राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना का अद्वितीय विवरण प्रस्तुत किया। उसके ग्रंथ में कश्मीर, मगध, बंगाल, कामरूप, मध्य भारत, पंजाब और दक्षिण के अनेक राज्यों का सजीव चित्र मिलता है। उसने भारतीय नगरों की समृद्धि, मंदिरों और विहारों की उच्च संस्कृति तथा विद्वानों की विविधता का वर्णन किया। साथ ही उसने यह भी लिखा कि कई क्षेत्रों में राजनीतिक विघटन, धार्मिक प्रतिस्पर्धा और आर्थिक कठिनाइयां उपस्थित थीं। भारत की यात्रा पूर्ण करने के बाद ह्वेनसांग चीन वापस लौटा और उसने अपनी यात्रा को दे तांग शियूजी या महान तांग साम्राज्य की पश्चिमी यात्राएं नामक विशाल ग्रंथ में लिखा। यह ग्रंथ भारतीय इतिहास का एक अमूल्य स्रोत माना जाता है। इसमें भारत के 100 से अधिक नगरों और राज्यों का विस्तारपूर्वक वर्णन मिलता है। ह्वेनसांग के विवरणों ने न केवल चीन में भारतीय बौद्ध धर्म के अध्ययन को समृद्ध किया, बल्कि आधुनिक इतिहास लेखन में भी भारत की 7वीं शताब्दी का विश्वसनीय दस्तावेज सिद्ध हुआ। निष्कर्ष: ह्वेनसांग की भारत यात्रा धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसने बौद्ध धर्म के मूल स्वरूप की खोज में भारत आकर यहाँ के धर्म, समाज, राजनीति और शिक्षा का सजीव चित्र प्रस्तुत किया। हर्षवर्धन के शासन और नालंदा की महिमा का उसका विवरण भारतीय इतिहास के लिए आधारभूत प्रमाण है। उसकी यात्रा ने भारत-चीन संबंधों को एक नई दिशा दी और भारतीय संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा दिलाई। इतिहास में ह्वेनसांग को केवल एक यात्री नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता के महान द्रष्टा और साक्षी के रूप में स्मरण किया जाता है। नीचे ईत्सिंग, आइसिंग की भारत यात्रा का विस्तृत विश्लेषणात्मक
ईत्सिंग की भारत यात्रा चीनी बौद्ध भिक्षु ईत्सिंग की भारत यात्रा एशियाई धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण यात्राओं में से एक मानी जाती है। ईत्सिंग उन विद्वानों में था जिन्होंने भारत को बौद्ध धर्म का मूल केंद्र मानकर इसके गहन अध्ययन के लिए लंबी और कठिन समुद्री यात्रा की। उसका आगमन हर्षवर्धन की मृत्यु के कुछ दशक बाद हुआ, परंतु उसने भारत में बौद्ध शिक्षा, संस्कृति और धार्मिक परंपराओं को उसी तीव्रता और श्रद्धा के साथ अनुभव किया जिस प्रकार ह्वेनसांग ने किया था। ईत्सिंग की यात्रा का महत्व केवल धार्मिक नहीं था, बल्कि यह भारतीय दक्षिण पूर्व एशियाई सांस्कृतिक संपर्कों की समझ में भी अनिवार्य योगदान देती है। ईत्सिंग का मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म के विनयपिटक, तर्क, दर्शन और विहार जीवन की वास्तविक परंपरा को समझना था। चीन में उपलब्ध ग्रंथों में उसे कई त्रुटियां और अपूर्णताएं दिखाई दी, इसलिए उसने तय किया कि वह स्वयं भारत जाकर इन ग्रंथों का अध्ययन करेगा और फिर उन्हें चीनी भाषा में अनुवादित करेगा। उसने समुद्री मार्ग से श्रीविजय, सुमात्रा की ओर प्रस्थान किया, जो उस समय दक्षिण पूर्व एशिया का महत्वपूर्ण बौद्ध शिक्षा केंद्र था। ईत्सिंग ने श्रीविजय में कुछ वर्षों तक संस्कृत और बौद्ध सिद्धांतों का अध्ययन किया और वहां की शिक्षा व्यवस्था की अत्यंत प्रशंसा की। उसके अनुसार श्रीविजय बौद्ध अध्ययन के लिए पूर्वी एशिया से आने वाले भिक्षुओं का द्वार था। श्रीविजय से ईत्सिंग भारत पहुंचा और उसने सबसे पहले नालंदा विश्वविद्यालय का रुख किया। 7वीं-8वीं शताब्दी में नालंदा अपना स्वर्णकाल जी रहा था और ईत्सिंग ने इसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ बौद्ध शिक्षा केंद्र बताया। उसने नालंदा में संस्कृत, व्याकरण, विनय, चिकित्सा, तर्कशास्त्र, योगाचार और बौद्ध दर्शन की कई शाखाओं का वर्षों तक अध्ययन किया। ईत्सिंग नालंदा की व्यवस्था, भिक्षुओं की अनुशासन पद्धति, शिक्षा संरचना, भोजन प्रणाली और ग्रंथालयों की विशालता से अत्यंत प्रभावित था। उसके विवरण में नालंदा की शैक्षिक परंपरा और विद्वानों की व्यापकता का अद्भुत चित्र मिलता है। ईत्सिंग ने केवल शिक्षा ही नहीं, बल्कि भारत की धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन व्यवस्थाओं का भी विस्तृत अवलोकन किया। उसने लिखा कि भारत में बौद्ध और हिंदू धर्म एक दूसरे के साथ सम्मान और समन्वय के वातावरण में विकसित हो रहे थे। बौद्ध विहारों में हजारों भिक्षु रहते थे, जो नियमित दिनचर्या, पूजा पद्धति, शिक्षा और ध्यान में संलग्न रहते थे। भारत के विभिन्न नगरों में उसका अनुभव यह था कि यहाँ शिक्षा, चिकित्सा, दर्शन और कला का सुविकसित वातावरण है। ईत्सिंग की यात्राओं का विस्तार भारत से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक तटों तक था। उसने बंगाल, मगध, काशी, कौशल और तमिल क्षेत्रों की यात्रा की और वहां के बौद्ध तथा हिंदू केंद्रों का अध्ययन किया। उसके विवरण से यह स्पष्ट है कि हर्ष के काल के बाद भी भारत की बौद्ध परंपरा अत्यंत सक्रिय थी और नालंदा, विक्रमशिला, ओदंतपुरी जैसे विहार शिक्षा और दर्शन के उच्च केंद्र बने हुए थे। ईत्सिंग ने भारतीय भाषा संस्कृति को भी गहराई से सीखा और संस्कृत को एशिया की महत्वपूर्ण विद्याभाषा माना। भारत में अध्ययन पूर्ण करने के बाद ईत्सिंग पुनः श्रीविजय लौटा और वहां बौद्ध ग्रंथों के अनुवाद कार्य में दीर्घकाल तक लगा रहा। उसने लगभग 400 से अधिक संस्कृत ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया, जिससे चीन और पूर्वी एशिया में बौद्ध धर्म का स्वरूप और भी प्रामाणिक बन गया। उसने अपनी यात्राओं और अध्ययन अनुभवों को नानहाई जीगुई नीलुआन झुआन तथा दा तांग शियू क्यूफा गाओसेंग झुआन, महान भिक्षुओं के जीवन और यात्राओं का वृत्तांत, में लिपिबद्ध किया। ईत्सिंग के विवरणों का महत्व इस बात में है कि उसने भारत के बौद्ध जीवन के बारे में अत्यंत सटीक, व्यवस्थित और शिक्षण केंद्रित जानकारी दी। उसका ध्यान केवल राजनीतिक या सामाजिक वर्णन पर नहीं, बल्कि शिक्षा, विहार व्यवस्था, धार्मिक अनुशासन और संस्कार पद्धति पर केंद्रित था।
इसी कारण उसका वृत्तांत हर्षोत्तर भारत के बौद्ध जीवन का सबसे विश्वसनीय दस्तावेज माना जाता है। निष्कर्ष, ईत्सिंग की भारत यात्रा बौद्ध धर्म, शिक्षा और भारतीय संस्कृति की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का सशक्त प्रमाण है। उसने भारत को ज्ञान, धर्म और दर्शन की भूमि के रूप में चित्रित किया और उसकी यात्रा ने भारत, चीन, दक्षिण पूर्व एशिया के सांस्कृतिक संबंधों को गहरा बनाया। नालंदा में उसका अध्ययन, उसके द्वारा किए गए अनुवाद और उसके वृत्तांतों में निहित ऐतिहासिक सूचनाएं इस बात को स्थापित करती हैं कि भारत 7वीं-8वीं शताब्दी में भी एशिया का प्रमुख सांस्कृतिक और शैक्षिक केंद्र था। ईत्सिंग एक यात्री से अधिक एक विद्वान दूत था, जिसने भारतीय सभ्यता को विश्व के सामने प्रामाणिक रूप में प्रस्तुत किया। नीचे गॉर्डनरेज शशांक, गॉड किंग शशांका का पूरा, गहन और विश्लेषणात्मक विवरण। शशांक गुप्तोत्तर संक्रमणकाल के सबसे प्रभावशाली और विवादास्पद शासकों में गॉर्डनरेज शशांक का नाम विशेष रूप से महत्व रखता है। वह बंगाल, गौड़ का वह शक्तिशाली राजा था जिसने उत्तर भारत में राजनीतिक शक्ति संतुलन को निर्णायक रूप से प्रभावित किया। शशांक का उदय एक ऐसे समय में हुआ जब गुप्त साम्राज्य का विघटन हो रहा था, मौखरी और वर्धन वंश उभर रहे थे और हूण अवशेषों तथा क्षेत्रीय राज्यों के बीच संघर्ष चल रहा था। यही राजनीतिक स्थिति उसे अपनी शक्ति स्थापित करने का अवसर प्रदान करती है। शशांक का महत्व केवल अपनी शक्ति विस्तार तक सीमित नहीं, बल्कि उसकी भूमिका हर्षवर्धन और मौखरी वंश के खिलाफ खड़े होने में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। शशांक के प्रारंभिक जीवन के ऐतिहासिक संकेत सीमित हैं, परंतु यह स्पष्ट है कि उसका उदय गौड़ क्षेत्र से हुआ और धीरे धीरे उसने बंगाल, उड़ीसा, दक्षिण बिहार और मगध के कुछ हिस्सों पर अपना प्रभाव स्थापित किया। उसके शासनकाल में गौड़ राज्य एक संगठित क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरा। बंगाल में शशांक का उदय क्षेत्रीय राजनीति के लिए निर्णायक था, क्योंकि इससे उत्तर पूर्व भारत में एक स्वतंत्र और महत्वाकांक्षी राज्य का निर्माण हुआ जो वर्धन और मौखरी दोनों के लिए चुनौती बन गया। शशांक की सबसे निर्णायक राजनीतिक भूमिका मौखरी वर्धन गठबंधन के विरुद्ध उसके संघर्ष में दिखाई देती है। मौखरी वंश का अंतिम प्रभावशाली शासक ग्रहवर्मा, जिसकी बहन राज्यश्री का विवाह हुआ था, शशांक के राजनीतिक विस्तार का प्रथम शिकार बना। ऐतिहासिक स्रोतों से संकेत मिलता है कि शशांक ने राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में ग्रहवर्मा का अंत किया और राज्यश्री को बंदी बनाया। यह घटना वर्धन वंश के लिए एक निर्णायक मोड़ बन गई, क्योंकि इसी कारण राज्यवर्धन मौखरी वंश की सहायता के लिए आगे आया और उसके पश्चात हर्ष का राजनीतिक उदय हुआ। शशांक और राज्यवर्धन का संघर्ष उत्तर भारत की सत्ता संतुलन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। राज्यवर्धन मौखरी वंश की सहायता के लिए पूर्व की ओर बढ़ा और उसने मालव शक्ति को पराजित किया। उसके बाद वह शशांक से भिड़ा और विवरणों के अनुसार इसी संघर्ष के दौरान राज्यवर्धन ने वीरगति प्राप्त की। इस घटना ने वर्धन वंश को गहरे संकट में डाल दिया। राज्यवर्धन की मृत्यु न केवल वर्धन वंश के लिए व्यक्तिगत त्रासदी थी, बल्कि यह उत्तर भारतीय राजनीति की दिशा बदलने वाला क्षण भी था, क्योंकि इसके बाद हर्षवर्धन नेतृत्व में आया और इतिहास के सबसे प्रसिद्ध शासकों में शामिल हुआ। शशांक और हर्षवर्धन के बीच का संघर्ष उसके राजनीतिक जीवन की सबसे महत्वपूर्ण धुरी है। हर्ष ने राज्यश्री की मुक्ति सुनिश्चित की, मौखरी वंश को पुनः स्थिर किया और फिर पूरी शक्ति के साथ शशांक के विरुद्ध अभियान चलाया। हर्ष का उद्देश्य शशांक को पराजित करके पूर्वी भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित करना था। किंतु शशांक भी एक शक्तिशाली और संगठित शासक था। उसका शासन पूर्वी भारत के महत्वपूर्ण नगरों, नदियों, व्यापारिक मार्गों और धार्मिक केंद्रों पर आधारित था। उसने अपनी राजधानी कर्णसुवर्ण में
विकसित की और बंगाल को एक उभरते हुए साम्राज्य का रूप दिया। शशांक की धार्मिक नीतियां भी ऐतिहासिक विवाद का विषय हैं। बौद्ध स्रोतों में उसे बौद्ध विरोधी बताया गया है। कहा जाता है कि उसने बौद्ध धर्म के पवित्र स्थलों को क्षति पहुंचाई और बोधिवृक्ष को कटवाया। यद्यपि इन विवरणों में कुछ अतिशयोक्ति हो सकती है, परंतु यह स्पष्ट है कि शशांक ने बौद्ध संस्थाओं का अत्यधिक समर्थन नहीं किया और उसकी नीतियां अधिक ब्राह्मणिक परंपरा पर आधारित थीं। फिर भी उसकी धार्मिक नीति पूरी तरह एकतरफा नहीं थी, क्योंकि बंगाल की मिश्रित धार्मिक संस्कृति का प्रभाव उसके शासकीय निर्णयों में भी दिखाई देता है। शशांक की राजनीतिक दृष्टि अत्यंत स्पष्ट थी। वह उत्तर भारत में वर्धन शक्ति के उभार को रोकना चाहता था और पूर्वी भारत को एक स्वायत्त शक्ति केंद्र के रूप में विकसित करना चाहता था। उसकी सैन्य क्षमता, आर्थिक संसाधन और कूटनीति इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त थे। हर्ष और भास्करवर्मन की संयुक्त शक्ति के आगे शशांक को पीछे हटना पड़ा, परंतु उसने अपनी सत्ता को पूरी तरह नहीं खोया। शशांक की मृत्यु के बाद गौड़ राज्य क्षीण होने लगा, किंतु उसके द्वारा बनाया गया राजनीतिक आधार बाद में बंगाल के पाल राजवंश के उदय के लिए प्रेरक बना। शशांक का ऐतिहासिक मूल्यांकन जटिल है। एक और वह उत्तर भारत की सबसे प्रभावशाली क्षेत्रीय शक्तियों में से एक था जिसने हर्ष और मौखरी दोनों को चुनौती दी, परंतु दूसरी ओर वह व्यक्ति भी माना जाता है जिसकी राजनीतिक कार्रवाइयों ने हर्ष के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। उसकी धार्मिक नीति आलोचना का विषय बनी, परंतु यह भी सत्य है कि वह अपने क्षेत्र की स्थिरता और सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा करने वाला दृढ़ शासक था। बंगाल के इतिहास में शशांक प्रथम प्रमुख राजनीतिक व्यक्तित्व था जिसने इस क्षेत्र को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में संगठित किया। निष्कर्ष गौड़नरेश शशांक भारतीय इतिहास में एक शक्तिशाली, महत्वाकांक्षी और निर्णायक शासक के रूप में याद किया जाता है। उसने न केवल पूर्वी भारत की राजनीतिक संरचना को मजबूत किया, बल्कि उत्तर भारत की शक्ति समीकरण को भी चुनौती दी। राज्यवर्धन की मृत्यु में उसकी भूमिका, हर्ष के साथ संघर्ष और बौद्ध धर्म के साथ उसके विवाद उसे इतिहास में एक जटिल पात्र बनाते हैं। फिर भी उसका शासन बंगाल के राजनीतिक इतिहास का आधार है और उसके द्वारा स्थापित सत्ता परंपराएं बाद के पाल साम्राज्य के निर्माण में सहायक सिद्ध हुईं। शशांक का व्यक्तित्व इस बात का प्रतीक है कि गुप्तोत्तर काल केवल विघटन का युग नहीं था, बल्कि नए क्षेत्रीय साम्राज्यों के उदय का भी युग था। नीचे चारों अभिलेखों का सार उसी शैली में दिया गया है। बसखेड़ा ताम्रपत्र हर्षकालीन प्रशासन, भूमि, दान और स्थानीय सत्ता संरचना के अध्ययन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत है। यह ताम्रपत्र दर्शाता है कि हर्ष ने धार्मिक संस्थाओं और ब्राह्मणों को बड़ी मात्रा में भूमि अनुदान प्रदान किया। इसमें दान भूमि की सीमाएं, ग्राम अधिकारियों के नाम, कर प्रणाली और दान प्राप्तकर्ता का विवरण स्पष्ट मिलता है। इस अभिलेख से यह प्रमाणित होता है कि हर्षकालीन प्रशासन में भूमि राजस्व, विषय व्यवस्था और स्थानीय अधिकारियों की भूमिका सुव्यवस्थित थी। बसखेड़ा ताम्रपत्र यह भी संकेत देता है कि हर्ष का शासन धार्मिक उदारता, प्रशासनिक स्पष्टता और भूमिदान पर आधारित आर्थिक नीति से संचालित था। मधुबन ताम्रपत्र वर्धन प्रशासनिक ढांचे और दान व्यवस्था का विश्वसनीय दस्तावेज है। इसमें हर्ष द्वारा दिए गए एक महत्वपूर्ण भूमिदान का उल्लेख है, जिसके माध्यम से स्थानीय धार्मिक संस्था या पात्र प्राप्तकर्ता को भूमि, करछूट और उपयोग अधिकार प्रदान किए गए। ताम्रपत्र में भूमि की स्थिति, आय, सीमाएं, ग्राम प्रबंधक तथा राजकीय अधिकारियों के आदेशों का विस्तृत विवरण मिलता है। इस अभिलेख से यह स्पष्ट है कि प्रशासनिक आदेश लिखित रूप में संरक्षित किए जाते थे और भूमिदान की प्रक्रिया कानूनी रूप से वैध थी।
मधुबन अभिलेख हर्ष की दान परंपरा और उसके राज्य में धार्मिक आर्थिक संरचना की पुष्टि करता है। नालंदा मृन्मुद्रा अभिलेख नालंदा मृन्मुद्रा अभिलेख हर्षकालीन विहार व्यवस्था, शैक्षणिक जीवन और राजकीय संरक्षण का प्रमाण देने वाला महत्वपूर्ण स्रोत है। यह मिट्टी की मुहर नालंदा विश्वविद्यालय के प्रशासनिक दस्तावेजों का भाग थी और इसका उपयोग आधिकारिक आदेशों तथा विहार संपत्ति की पुष्टि में होता था। इस अभिलेख से पता चलता है कि नालंदा में भूमि, अनुदान, छात्रों और भिक्षुओं के लिए संसाधनों का प्रबंधन संगठित था। हर्ष द्वारा नालंदा के लिए दिए गए दानों और संरक्षण का भी संकेत इस अभिलेख से मिलता है। नालंदा की मुहरें शिक्षा, धर्म, प्रशासन और राज्य विहार संबंधों की विकसित प्रणाली को दर्शाती हैं। सोनापत ताम्रमुद्रा अभिलेख सोनापत ताम्रमुद्रा अभिलेख वर्धन वंश की राज्य सीमा, प्रशासनिक अधिकार और दान पद्धति को प्रमाणित करने वाला दस्तावेज है। इस अभिलेख में किसी विशिष्ट क्षेत्र या ग्राम को दानस्वरूप प्रदान किए जाने का उल्लेख है, जिसमें प्राप्तकर्ता को कर छूट, भूमि उपयोग अधिकार और राजकीय संरक्षण दिया गया। सोनापत अभिलेख यह दर्शाता है कि हर्ष का प्रशासन दान भूमि को स्पष्ट सीमाओं और आधिकारिक आदेशों के माध्यम से वैध बनाता था। यह ताम्रमुद्रा स्थानीय अधिकारियों की भूमिका, ग्रामीण प्रशासन और भूमि स्वामित्व के नियमों को समझने के लिए अत्यंत उपयोगी है। यह अभिलेख हर्षकालीन प्रशासन के कानूनी और राजनैतिक परिपक्वता का संकेत है। Please like, subscribe and comment.